नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 में प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी प्री में भारत भूगोल के अंतर्गत पीआरटी, टीजीटी और जीएस पार्ट सेकंड के लिए महत्वपूर्ण लगभग 35 प्रश्नों को देखेंगे और यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आ भी सकते हैं, आए भी हैं। पहला प्रश्न आपका, भारत विस्तृत है। तो यहाँ पे जो दिए गए विकल्प हैं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका आंसर जो है कोई नहीं होगा और यहाँ पे जो है आपका अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा है। अक्षांशीय विस्तार पूछा जा रहा है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये जो है उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ लिया जाता है और सबसे उत्तरी अक्षांश भारत का कितना है तो 37.6 है और इसको हम इंदिराकोल के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा इंदिराकोल कहते हैं। और जो भारत का मुख्य भूमि की बात करें तो जो है 8 डिग्री 4, तो 8-4 ध्यान रखिएगा और 8-4 नॉर्थ हो गया। और अगर हम अंडमान निकोबार को भी ले लेते हैं तो 6:45, ठीक है। और 6:45 को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, इंदिरा पॉइंट। और अगर मुख्य भूमि की बात करें कन्याकुमारी तक तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट तक है, ठीक है। तो 37.6 से 8-4 आपका ये अक्षांशीय विस्तार है। फिर अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से कहाँ तक है तो 68.7 पूर्व से लेकर जो है 97.25 पूर्व तक है, 97.25 पूर्व तक है। और ये आपको ध्यान रखना है, भारत का ये देशांतरीय विस्तार है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, ठीक है। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखेंगे, प्रश्न अब जब भी आएगा तो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार करना है। और यहाँ पे अगर बात करें तो संपूर्ण मानव जाति का जो 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है पूरे विश्व की तुलना में। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है पूरे विश्व का। और यह भारत जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये आप ध्यान रखिएगा, 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी और ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। तो पहली चीज़ तो आप यहाँ पे ये समझिए इस प्रश्न में कि ग्रीनविच माध्य समय है क्या। तो ग्रीनविच माध्य समय हम 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं। और ये 0 डिग्री जो देशांतर है ये आपका रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच लंदन में स्थित है, वहाँ से होकर ये रेखा गुजरती है। तो इस वजह से इसका नाम ग्रीनविच माध्य समय भी है। तो ये पहला चीज़ हो गया आपका, तो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी रॉयल, और ये कहाँ पे है तो ग्रीनविच में है, इसी वजह से इसका नाम है। और इसको प्रधान यामेतर देशांतर भी बोलते हैं, ठीक है, या प्रधान यामेतर रेखा भी बोलते हैं। और ये 0 डिग्री है। और यहाँ से अगर हम बात करें फिर इधर हम आएंगे भारतीय मानक समय पे, और ये कितना होता है 82:30, तो 82:30 पूर्व। तो इधर से जब हम ग्रीनविच माध्य समय से जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पड़ेगा, पूर्व देशांतर पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं भारतीय प्रमाणिक समय या भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। और यह जो है भारत के प्रयागराज से होकर गुजरता है। प्रयागराज के पास में मिर्ज़ापुर पड़ता है, तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 82 डिग्री 30 मिनट जो है, और ये आपका जो गैप है जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे, यहाँ से ग्रीनविच माध्य से जब हम भारतीय प्रमाणिक समय की जाएंगे तो 5.5 घंटे का यहाँ पे ध्यान रखना, आपको अंतर आता है 5.5 घंटे का, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे, वो भी प्लस है। प्लस का मतलब है कि जो भारतीय प्रमाणिक समय है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5-5.5 घंटा आगे है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर ग्रीनविच में 12 बजे होंगे दिन के, ठीक है, दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो जो है आईएसटी में कितना बज रहा होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना बज रहा होगा, तो शाम के 5:30, ठीक है। तो इसमें 5-5.5 घंटे जोड़ दीजिएगा तो आपके जो है यहाँ का टाइम हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और बाकी डिटेल में हमने जो है भूगोल की कक्षाओं में किया भी है। फिर है हुंडू प्रपात निर्मित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो हुंडरू प्रपात है, हुंडरू जो वाटरफॉल, ये सुवर्ण रेखा नदी पर है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा दृष्टि से। और कुछ नदियों के बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, आज नहीं बात करेंगे, और जो कि आपका बिहार के आसपास के क्षेत्रों में बहती हैं, ठीक है। और वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सोन नदी, ठीक है, सुवर्ण रेखा हो गया, ब्राह्मणी, बैतरणी हो गया, जो आसपास में उड़ीसा में जो नदियाँ बहती है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे महानदी वगैरह आपने देखा होगा, लगातार प्रश्न पूछे गए, तो इनको आपको स्पेशली करा दिया जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। और जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग को एक मोटिवेशन मिल सके और हम लोग आप लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उसको और जो है मेहनत से और प्रेरणा के साथ में करते रहें। फिर आगे आते हैं, भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी अगर बात करेंगे, भारत की पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो जब भारत की बात आएगी तो गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसको हम K2 भी बोलते हैं,
तो और या साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि गॉडविन आस्टिन जो है ये जो पीओके का क्षेत्र है, जो पाक अधिकृत कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे स्थित है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो काराकोरम की पहाड़ियों में, काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। और काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय की बात की थी हमने। ट्रांस हिमालय में हमने 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में मुख्यतः देखा था, उत्तर से दक्षिण तो काराकोरम था, फिर लद्दाख था, फिर झास्कर था। ये भी प्रश्न पूछा गया था, काराकोरम, लद्दाख और झास्कर। ठीक है, तो ये जो है ट्रांस हिमालय पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ वो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो हिमालय, मुख्य हिमालय के जो है निर्माण से बहुत पहले बनी है, तो इसलिए उनको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम वैसे बात करेंगे, ठीक है, अगर हम केवल बात करेंगे कि भारत की सर्वोच्च चोटी हिमालय की, ठीक है, तो अगर हिमालय की, ट्रांस हिमालय को छोड़ दे तो हिमालय की अगर बात करें, भारत में सबसे स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो आपका कंचनजंगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी अगर वैसे ओवरऑल पूछा जाएगा भारत की सर्वोच्च चोटी, तो गॉडविन आस्टिन है। और वैसे अगर हम बात करें पूरे, अगर जो है जैसे कि चाइना का जो तिब्बत वाला पार्ट है, नेपाल में स्थित आपका हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और साथ में नेपाल में भी है। ठीक है, तो माउंट अगर ओवरऑल लिया जाएगा तो माउंट एवरेस्ट आप जानते ही हैं, नेपाल में स्थित है, और ये सबसे ऊंची चोटी है पूरे हिमालय की। फिर गॉडविन आस्टिन जिसको K2 बोलते हैं, 8611, इसका हाइट ध्यान रखिएगा, भारत में स्थित है। कंचनजंगा भी भारत में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और गॉडविन आस्टिन ओवरऑल, ठीक है, अगर ट्रांस हिमालय की बात करें या फिर ओवरऑल पूछे तो गॉडविन आस्टिन आपका है। फिर अगला प्रश्न, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 4300 से 6000 मीटर। और आपको ध्यान रखना, जो हिम रेखा होती है स्नो लाइन, और स्नो लाइन जो है हिमालय में सबसे ज़्यादा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो है हिम रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये लगभग 4500 से 6000 मीटर जो आपका एनसीईआरटी में दिया है, तो 4500 से लगभग 6000 मीटर के आसपास जो है आपका ये हिम रेखा माना गया है। तो आपका जो निकटवर्ती आंसर है आपका 4300 से 6000 मीटर। ठीक है, और हिम रेखा की बात करें तो आपको कमेंट करके बताना है, हम यहाँ पे हिंट दे रहे हैं 6000 मीटर हिम रेखा जो है जिस पर्वत चोटी का है, आपको उसका नाम कमेंट करके बताना है। ठीक है, और साथ में मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ कि यह नाम जो है वो तिब्बती नाम है। ठीक है, भारतीय नाम नहीं, तो तिब्बती नाम है, तो ध्यान रखिएगा। और ये इस पर्वत चोटी की जो हिम रेखा सबसे ऊंची है, हिमालय में स्थित है, और इसीलिए जो है सबसे ऊपरी जो हिम रेखा है की बात करें 4300 से 6000, तो उसमें जो 6000 है उस चोटी की है। तो आपको कमेंट करके बताना कि क्या नाम है उसका, हमने पीछे डिस्कस किया है। और अगर हम बात करें सबसे न्यून हिम रेखा, ठीक है, तो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे न्यून हिम रेखा है, तो सबसे न्यून हिम रेखा आपको ध्यान रखना है, ये है आल्प्स की। आल्प्स जो है क्या है, तो आल्प्स जो है नवीन वाली पर्वत के उदाहरण है। कहाँ पे स्थित है, तो ये यूरोप में स्थित है, मुख्य भूमि यूरोप में स्थित है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस और आसपास के जो देश हैं, ठीक है, वहाँ पे स्थित है, जिसके बारे में हमने डिटेल में कक्षाओं में किया है। तो न्यूनतम हिम रेखा जो है आल्प्स का है, और ये लगभग 2700 से 3000 के आसपास है। और ये कारण क्या है कि ये जो है अक्षांश, ठीक है, तो अक्षांश जो है अक्षांश स्थिति की वजह से ऐसा है, इसलिए यहाँ पे जो है हिम रेखा की जो ऊंचाई है वो कम है। फिर आगे बढ़ते हैं, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्वतपदीय प्रदेश की बात कह रहा है, फुट हिल्स की बात कर रहा है। और जब फुट हिल्स की बात आती है तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे पर्वत समाप्त होता है उसके बाद जो है पर्वत के पास की जो भूमि शुरू होती है। तो अगर हम बात करें हिमालय की, तो सबसे पहले जो है बृहद हिमालय आएगा, ग्रेटर हिमालय आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय आएगा, मध्य हिमालय आएगा, फिर शिवालिक आएगा, और शिवालिक के बाद फिर जो है आपका पर्वतपदीय प्रदेश स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा शिवालिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति के रूप में हुई है। गंगा की मैदान की रचना एक अग्रगत के रूप में हुई है। और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट, चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इस प्रश्न को हम जो है आगे देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये काफ़ी प्रश्न बड़ा भी है और कन्फ्यूजिंग भी रहेगा आपके लिए, तो इसको हम बाद में देखेंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। और इसको थोड़ा प्रश्न में टाइम भी लगेगा, इस वजह से इसको भी नहीं लिया जा रहा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। ठीक है, तो जब मेघालय पठार का अंश की बात की जाती है तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, तो गारो, खासी, जयंतिया। उत्तर से पूर्व से जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम जाएंगे तो गारो, फिर है खासी और जयंतिया। ये आपको ध्यान रखना, गारो, खासी और जयंतिया। और गारो, खासी और जयंतिया तो हैं, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार का भाग नहीं है। ठीक है, और इसको शिलांग पठार भी बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। शिलांग प्लेटू भी बोला जाता है, शिलांग पठार भी मेघालय पठार को बोला जाता है। और जो मेघालय पठार है ये आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो ध्यान रखिएगा।
प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। आगे बढ़ते हैं। इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है? तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी में जितने भी प्रश्न 2022 और 2023 में पूछे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं तो इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न को लिया गया है। तो इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है? तो ध्यान रखिएगा टाइटेनियम का खनिज है, ठीक है। इल्मेनाइट जो टाइटेनियम का खनिज है और इसका जो फार्मूला होता है FeO.TiO2 और रूटाइल है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि टाइटेनियम के खनिज हैं और ये जो है सौराष्ट्र तट से लेकर आपके पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है, यानी काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर अब भारत की तट रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिए गए प्रश्न है यहाँ पे आंसर सही नहीं दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की जो लंबाई है 5422 किलोमीटर है। तो 5422.6 किलोमीटर है पहला चीज़। और दूसरा चीज़, अगर भारत की संपूर्ण तट रेखा को ले लें, ठीक है, द्वीपों के साथ में यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी ले लेंगे तो 7516.16 किलोमीटर है। और ये आपको महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखना, यही प्रश्न पूछा जाता है 7516.16, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं 7516.16 किलोमीटर। और सबसे यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि में अगर पूछे कि भारत में किस राज्य की सबसे जो है लंबी तटीय रेखा, तो गुजरात आपका आंसर हो जाएगा। और संपूर्ण भूमि में पूछेगा, ठीक है, संपूर्ण भूमि में पूछेगा तो आपका जो सबसे जो लंबी तट रेखा है वो अंडमान निकोबार की हो जाएगी। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप की हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, जो तटीय सीमा को छोड़ दें हम, तो स्थलीय सीमा आपकी कितनी लंबी है? तो 15200, रट लीजिए इसको, 15200 किलोमीटर है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा आप ये जान लीजिए कि पश्चिमी घाट जो है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत हैं। तो पश्चिमी घाट जो है आप ध्यान रखिए गुजरात से शुरू होते हैं, ठीक है, गुजरात से शुरू होते हैं, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद साथ में गोवा भी, ठीक है। तो 3 राज्य हो गए, फिर कर्नाटक हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु, 6 राज्य आप ध्यान रखिएगा। इन 6 राज्यों में जो है पश्चिमी घाट का विस्तार है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और ये जैव विविधता जो है हॉट स्पॉट भी है, जिनके बारे में हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। कुल 4 है और 4 जो संपूर्ण रूप से नहीं है भारत में, जितनी भी हैं हम उसकी बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी घाट जो गुजरात से शुरू होता है, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। और इनको जो है हम जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ पे हम सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो दिए गए प्रश्नों में अगर हम बात करेंगे तो नाथुला की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर ओवरऑल हम पूछेंगे सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन है, तो ध्यान रखिएगा यांगजी दीवान दर्रा है, ये 5890 मीटर ऊंचाई पे है और ये भारत में जो है सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित दर्रा है। तो यांगजी दीवान ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा नाथुला, जोजिला, रोहतांग दर्रा, ठीक है। अब इसे रोहतांग दर्रा तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। और आपको जो कमेंट करके बताना है कि नाथुला दर्रा और जोजिला दर्रा की अवस्थिति कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। फिर लक्षद्वीप टापू स्थित है। तो लक्षद्वीप टापू आपको ध्यान रखना कि लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है। तो अगर हम देखेंगे हम तो ये जो है आपका केरल से पूर्व में अगर हम जाएंगे, केरल से जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको जो है, या फिर कह सकते हैं कि भारत का जो दक्षिणी भाग है उसके जो है पश्चिम में जाएंगे तो हमें लक्षद्वीप टापू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर उतना सही दिया नहीं गया, तो ध्यान रखिएगा। और लक्षद्वीप के बारे में हम समझते हैं, ये अरब सागर में स्थित है पहली चीज़, और इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी कुल क्षेत्रफल जो है ये 32 वर्ग किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा 32 स्क्वायर किलोमीटर ओनली, ठीक है, ये क्षेत्रफल है। और कुल द्वीप कितने हैं, तो 36 हैं। और ध्यान नाम लक्षद्वीप है तो, लेकिन उससे मत जाइएगा, कुल जो द्वीपों की संख्या वो 36 है, ठीक है, जिसपे 10 पे केवल लोग रहते हैं। और लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को क्या कहते हैं, तो अमनदीवी, ठीक है। और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को कहते हैं मिनिकॉय। पहले इसी नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और अमनदीवी, और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय बोलते हैं। जैसे अंडमान उत्तरी है और निकोबार दक्षिणी है, तो वैसे ही जो है सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमनदीवी कहते हैं और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को हम मिनिकॉय कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और कावरत्ती, ध्यान रखिएगा, कावरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है और ये कावरत्ती द्वीप भी है वहाँ पे। फिर अगला प्रश्न है, और साथ में एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप जो है प्रवाल उत्पत्ति का है, ठीक है, प्रवाल उत्पत्ति का है, ये एटॉल्स का बना ये। और अगर हम बात करें कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप,
तो आगे आपका प्रश्न प्रवाल उत्पत्ति का है। और अगर ज्वालामुखी उत्पत्ति का क्या है तो आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी का उत्पत्ति भारत में क्या है तो दक्कन पठार, दक्कन पठार ये आपका ज्वालामुखी उत्पत्ति का है। तो ध्यान रखिएगा। मृदा निक्षेपण का कौन सा है तो आपका जो गंगा का मैदान है, ठीक है, गंगा का मैदान है, भारत का मैदान जो है, भारत का महान मैदान ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये आपके जो मृदा निक्षेपण का है, ठीक है, मृदा निक्षेपण कह लीजिए या फिर जो नदियों द्वारा सेडिमेंट्स और डिपॉजिट किए गए हैं, ठीक है, जो भी निक्षेपण किए गए हैं उसके द्वारा कई लाख सालों की प्रक्रिया में इनका निर्माण हुआ है। फिर अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है तो आपको पता है 36 हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो इसको हमने कल करंट अफेयर्स की क्लास में भी डिस्कस किया है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपको जो करने का जो स्रोत क्या होता है तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है 2021 की, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना कि कुल वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो प्रतिशत बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, 25.14 क्षेत्र ये लेता है। फिर अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ ये तीसरे स्थान पर है और उड़ीसा चौथे पर। इसको मैंने याद करने का आपको तरीका बताया था, ठीक है, MA छत्तीसगढ़ को CH लिख लीजिए और O उड़ीसा, तो माचो हो गया। और माचो से आप याद रख सकते हैं कुल मध्य प्रदेश पहले, फिर अरुणाचल दूसरे पे, फिर छत्तीसगढ़ तीसरे पे और उड़ीसा चौथे पे। तो आपका ये हो गया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो यहाँ पे चूंकि मध्य प्रदेश दिया नहीं गया तो आपका आंसर दूसरे स्थान पर अरुणाचल हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो बात किया था तो आपको जो है कमेंट करके बताना है कि भारत में जो है कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र जो है वन जो है कितना प्रतिशत जो है भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत वन पाए जाते हैं, कल हमने डिस्कस भी किया था, तो आपको कमेंट करके बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं तो नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है, और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटाई डोडा बेटा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो डोडा बेटा है। और अगर पूरे जो है प्रायद्वीपीय भारत की या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनाईमुदी, ठीक है, अनाईमुदी 2695 है, 2695 मीटर ऊंचा है और डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो जब सबसे दक्षिण में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं वो कार्डेमम पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। कार्डेमम का मतलब इलायची होता है, ठीक है, तो कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल में स्थित है और ये सबसे दक्षिण में है, तो कन्याकुमारी से सटी भी हैं, तो ध्यान रखिएगा कार्डेमम पहाड़ियाँ। फिर आगे बात करते हैं, और सेवराय जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। और नीलगिरी जो है आपका 3 राज्यों में, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, तो केरल कर्नाटक तमिलनाडु, रट लीजिए, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्य हैं जहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। फिर अन्नामलाई आप जानते ही हैं, कमेंट करके बताइए कि अन्नामलाई कहाँ पे स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्षेत्रफल के क्रम में देखेंगे तो राजस्थान पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे, ठीक है, और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है। राजस्थान पहले पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है, फिर महाराष्ट्र का, फिर उत्तर प्रदेश का। अगर हम बात करें बिहार की, ठीक है, चूँकि बिहार का हमको पेपर देना है तो बिहार ध्यान रखिएगा, बिहार 12वां स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न भी है, भारत में जनसंख्या के अनुसार या तीसरा और क्षेत्रफल, ठीक है, तो जनसंख्या के साथ तीसरा, बिहार जो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12वें पे है बिहार, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए। और जब जनसंख्या की बात आएगी तो तीसरे पे हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सांगपो नदी की बात कर रहा है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, सांगपो नदी जो कि तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, यरलुंग जंगबो नदी भी कहते हैं, और ठीक है, तो यह नाम जो ब्रह्मपुत्र का है। और ब्रह्मपुत्र को जो है अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है, तो आप ठीक है, तो दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर जब असम में इंटर करती है तो वहाँ से ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी हम नदियों के बारे में एक क्लास में आपको डिटेल में बता देंगे। बाकी हमने इस नदियों के बारे में आपको बता दें कि नदियों के बारे में NCERT भूगोल की कक्षाओं में देखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, 9th क्लास की NCERT में हमने शायद कराया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो अगर हम बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ठीक है, ये तीनों आपकी जो कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। दूसरा महानदी कृष्णा और कावेरी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी, नर्मदा और ताप्ती, तो ध्यान रखिएगा लूनी की बात नहीं कर रहे हैं,
लूनी जो है ये रण ऑफ कच्छ में जाती हैं, तो रण ऑफ कच्छ में, तो कच्छ के रण में गिर जाती हैं ये। और नर्मदा और ताप्ती आपकी जो ये अरब सागर में, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, जिनके बारे में हमने पीछे डिटेल में प्रश्नों में किया है, तो यहाँ पे नहीं जाएंगे। और साथ में आपको ध्यान रखना कि गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। 1465 इसकी लंबाई है। और अगर गोदावरी कृष्णा कावेरी की बात करेंगे, गोदावरी कृष्णा कावेरी की, ठीक है, तो गोदावरी की लंबाई सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम कृष्णा की और कावेरी की सबसे कम है इन तीनों में, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित हुआ है, तो आपको पता ही है सोन और गंगा नदी कहाँ मिलते हैं, तो ये पट्टा में मिलते हैं। और सोन नदी के बारे में हम आपको डिटेल में क्लास में आपको जो महत्वपूर्ण नदियाँ उनके बारे में बता देंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर काशी है, ठीक है, उत्तर काशी स्थित नहीं, बाकी फतेहपुर गंगा के किनारे है, भागलपुर आपका बिहार का ये भी गंगा के किनारे है, ठीक है, और कानपुर भी गंगा के किनारे है। और आपको जो है जो आपको ध्यान रखना कि जो भी राज्य गंगा के किनारे, जो भी शहर गंगा के किनारे स्थित हैं आपको बिहार में जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता भी दिए जाएंगे बिहार स्पेशल की क्लास में, ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, कई बार पूछा भी गया है। और भागलपुर आप अभी के लिए ध्यान रखिए, बाकी इसके अलावा कई सारे शहर हैं जो गंगा के तट पर स्थित हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करेंगे तो लेह जो है ये भारत का सबसे शुष्क स्थल कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो अगर हम इसकी बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, लगभग 75% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। और ये जून से लेकर सितंबर तक का आपका मुख्य समय रहता है, मेन समय रहता है, जून से सितंबर के बीच में ये वर्षा भारत में होती है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा। और यहीं पे आप ध्यान रख लीजिए कि जो कोरोमंडल तट पर बारिश होती है ठंडियों में, ठीक है, सर्दियों में कोरोमंडल तट पर जो बारिश होती है और भी तमिलनाडु में मुख्यतः, तो तमिलनाडु में जो बारिश होती है मुख्यतः ये उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा, ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ठंडियों में ही, ठीक है, ठंडियों में ही उत्तर पश्चिम भारत में जो बारिश होती है जो रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण भी होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा लाए जाते हैं, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा और ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो ये भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से निकलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो एक ध्यान रखिएगा संवहनीय वर्षा है, संवहनीय बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि संवहनीय वर्षा जो है कहाँ की मुख्य विशेषता है, तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, ये ध्यान रखिएगा, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। भूमध्य सागरीय, यहाँ पे मैं भूमध्य सागरीय हटा देता हूँ, नहीं आप कन्फ्यूज होंगे बेवजह का। तो संवहनीय वर्षा जो आप ध्यान रखिएगा ये जो आपका जो है विषुवतीय प्रदेशों में, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, विषुवतीय प्रदेशों की मुख्य विशेषता है, ठीक है। यहाँ पे डेली बारिश होती है 4 बजे के आसपास, और इसको 4 PM जो है रेन भी कहते हैं। और 4 बजे के आसपास बारिश होती है, दिन भर बहुत गर्मी पड़ती है, और फिर उसके बाद संवहन से वर्षा होती है, ठीक है। संवहन का मतलब होता है कि जो है जो आपका स्थल है, तो स्थल से जो हवाएं ऊपर की तरफ उठ के जाती हैं, आरोहण होता है, उसके बाद फिर जो है ऊपर जाके जो हवाएं, फिर उनका जो है कह सकते हैं आगे की प्रक्रिया होती है कंडेंसेशन वगैरह, उसके बाद फिर जो है बारिश होती है 4 बजे के आसपास, ठीक है। तो 4 PM रेन क्षेत्र भी बोलते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में ये सबसे मुख्य विशेषता है संवहनीय वर्षा की। फिर है दोमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें सभी कण मिलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के कण। और दोमट मिट्टी में जो है जिसको लोम सॉइल बोलते हैं 40% बालू के कण होते हैं, 40% मृतिका क्ले के और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न अगला ध्यान रखिएगा, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, तो चिकनी मिट्टी से, ठीक है। और चिकनी मिट्टी से सबसे ज़्यादा पानी मिलता है, और चिकनी मिट्टी में ध्यान रखिएगा जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और BPSC TRP IQ में पूछा भी गया था कि त्रिवेणी नहर को जो है पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो ऐसा कुछ प्रश्न था। तो आपका जो आंसर है नहर बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है तो त्रिवेणी नहर से। और त्रिवेणी नहर को कहाँ से जो है जल मिलता है, भैंसा लोटन करके आपका आंसर था कि भैंसा लोटन से इसको जल आपूर्ति होती है, जिसके बारे में हम डिटेल में जो है BPSC बिहार स्पेशल की कक्षाओं में देख लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो त्रिवेणी नहर बिहार के क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग होती है, और गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से निकाली गई है, त्रिवेणी नदी गंडक नदी के बाएं तट से, और ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
काली क्रांति किससे संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो काली क्रांति जो है ये आपका कच्चा तेल उत्पादन से है, ठीक है। काली क्रांति जो पेट्रोलियम रिलेटेड होते हैं, ठीक है, या ठीक है, तो पेट्रोलियम रिलेटेड जो आपके ऑयल वाला जो पार्ट है तो उसी से रिलेटेड है आपका काली क्रांति, उसी के उत्पादन से है, ठीक है, कच्चा तेल उत्पादन से। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, गुलाबी क्रांति प्याज, ठीक है, और नीली क्रांति मत्स्य महत्वपूर्ण है। फिर हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन जानते ही हैं, और लाल क्रांति मांस और टमाटर, पीली क्रांति तिलहन, ठीक है, तो येलो रिवोल्यूशन तिलहन। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सिंपल में याद रख लीजिए, गेहूँ, गन्ना और आलू, ठीक है। गेहूँ गन्ना आलू में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल चावल में नंबर 1 पर है, चावल में नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल चावल में नंबर 1 है, ये ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश जो है गेहूँ गन्ना और आलू में नंबर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पैदा होता है, तो आपको पता ही है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो प्रश्न के हिसाब से बिहार उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, बस 3 नाम ध्यान रखने हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो आज के आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। और आप लोग को कक्षा कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए फीडबैक का काम करते हैं, और फिर जो है हम उसी हिसाब से आपको ज़्यादा से एक दिन में आपको 2 भी क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन आप लोग के कमेंट्स नहीं आते हैं, तो इसलिए जो है हम एक सीमित होकर चलते हैं। तो अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो हम जो क्लास का जो आपका है वो डबल भी कर देंगे। और बाकी आपको जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और मेहनत से लगे रहें। जय हिंद साथियों।